हेलो डियर्स, वेलकम टू कोर्स आशा। हम कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स। आज है लेक्चर 10 और हम कर चुके थे अभी तक प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्काइंस। अब डिस्कशन आज के लेक्चर में होगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्काइंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में दो चार चीज़ें ही देखनी होती हैं, उसके बाद हम लोग डिटेल में केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे डिस्कशन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज लेक्चर 10 की, हाइड्रोकार्बन्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्काइंस। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्काइंस में जो सबसे पहला नाम है वो है फिजिकल प्रॉपर्टी का। केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले शुरुआत में हम लोग जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टी से शुरुआत करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, आइए भाई फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला जो नाम है वो आता है फिजिकल स्टेट का। फिजिकल स्टेट का, फिजिकल स्टेट मतलब लिक्विड फेज में है, गैस फेज में है, सॉलिड फेज में है, ये कौन कौन से इसके पार्टिसिपेंट्स कहाँ कहाँ लाई करते हैं। तो जो फर्स्ट थ्री मेंबर्स हैं, फर्स्ट थ्री आर गैसेस। और गैसेस ऐसी वैसी भी नहीं, इनमें कोई ओडोर नहीं होता है, कलरलेस होती हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट 8 हैं वो लिक्विड हैं और इसके आगे वाले रेस्ट आर सॉलिड्स। और सॉलिड कोई बहुत शानदार सॉलिड नहीं होते हैं, सबके सब वैक्सी सॉलिड्स होते हैं, या ये कह लो वैक्सी नहीं तो कम से कम ऐसे सॉलिड होंगे जो बहुत हार्ड सॉलिड नहीं होते, ठीक है ना। दिमाग में एक बात रखें कि सारे के सारे जो हैं ओडोरलेस होते हैं जितने भी हैं। तो दूसरी जो स्टोरी है उसको स्मेल में ही लिख लेते हैं। स्मेल की चर्चा करो तो स्मेल में अगर हम गौर से देखें तो एसिटिलीन जो है ना, जब आप इसका सैंपल लोगे एसिटिलीन का तो इसमें आपको गार्लिक स्मेल आएगी। इसके अलावा सारे रेस्ट आर ओडोरलेस, ठीक है ना, सारे के सारे ओडोरलेस होते हैं ये। अच्छा, गार्लिक स्मेल अपनी एसिटिलीन की खुद की नहीं होती। सबसे पहली बात तो ये, एसिटिलीन की अपनी गार्लिक स्मेल नहीं होती, ये होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फीन। फॉस्फीन गैस की इम्प्योरिटी एसिटिलीन के साथ मिलती है और उस फॉस्फीन की वजह से गार्लिक स्मेल हमें समझ आती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि फॉस्फीन की वजह से गार्लिक स्मेल होती है, ठीक है। तो ये स्मेल की बात हो गई। अगली कहानी देखो क्या है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। चलो मेल्टिंग और बॉइलिंग पे भी डिस्कशन कर लें। मेल्टिंग बॉइलिंग के डिस्कशन में हमें एक बात पता है कि ग्रेटर देन करस्पॉन्डिंग लिखना चाहिए, रिलेटिव नहीं लिखना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एल्केन्स एंड एल्कीन्स। भाई ऐसा है कि जितने दो कार्बन का अगर आपने एल्काइन लिया और दो कार्बन का एल्कीन लिया और दो कार्बन का एल्केन लिया तो एल्काइन के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही एल्कीन्स और एल्काइन से ज़्यादा होंगे, ठीक। तो करस्पॉन्डिंग एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस को अगर आप कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एल्काइंस में मिलेगा, ठीक है ना। और इसका एक कारण ये हो सकता है कि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड में आपका जो कार्बन एटम है वो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक। दूसरी बात यह है कि लीनियर स्ट्रक्चर है और यही मेन फैक्टर है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के ज़्यादा होने का, कि लीनियर स्ट्रक्चर होते हैं एल्काइंस के। अब लीनियर स्ट्रक्चर होने से ये लोग क्लोजली पैक हो सकते हैं। सोच कर देखो, अगर लीनियर स्ट्रक्चर है तो क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा पास पास आ सकते हैं। ज़्यादा पास पास आ सकते हैं का मतलब क्लोजली पैक हो जाएंगे, और क्लोजली पैक हो जाएंगे तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है ना। बाकी सब जो एल्कीन्स और एल्केन्स थे उनका लीनियर स्ट्रक्चर नहीं होता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा उनके मॉलिक्यूल्स करीब नहीं आ सकते। तो क्लोजली पैकिंग की वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हाई होता है रिलेटिवली एल्कीन्स और एल्केन्स से। अब चर्चा सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी को देखिए, सॉल्युबिलिटी क्या कहती है। सॉल्युबिलिटी ये कहती है कि भाई एल्काइंस जो हमारे हैं क्या हैं तो नॉन पोलर, और सॉल्युबिलिटी का एक रूल है लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यानी कि ये नॉन पोलर हैं तो वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे,
तो हम कहें नॉट सॉल्यूबल इन वाटर, तो किस में सॉल्यूबल होंगे? जो कि नॉन पोलर होंगे, मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, बट रेडली डिसॉल्व्स इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जैसे CCl4 और हमारा बेंजीन। सबसे अच्छे एग्जांपल्स यही हैं, इनको हम लोग सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल भी करते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तरह, और खूब जम के इसका इस्तेमाल होता है। ये हो गया। इसके बाद डेंसिटी की चर्चा करो, आखिरी पॉइंट डेंसिटी का होना चाहिए, तो डेंसिटी की चर्चा कर लो। डेंसिटी, डेंसिटी पे फोकस करें तो डेंसिटी जो है वो वाटर से कम होती है, लेस देन वाटर। और एग्जैक्ट डेटा बताया जाए तो 0.69 से लेके 0.77 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये डेंसिटी का रेंज है एल्काइंस में। तो वाटर से कम हो गया, तो वाटर से कम है इनकी डेंसिटी, ठीक है ना। अब चर्चा केमिकल प्रॉपर्टीज़ की आने वाली है। फिलहाल एक छोटी सी बात करते हैं कि क्योंकि हमारे पास एल्कीन्स में डबल बॉन्ड सिस्टम हुआ करता है, मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम बोल दें, और एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड सिस्टम हुआ करता है, तो दोनों ही तरह के स्पेशीज़ में पाई बॉन्ड्स हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ भी पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। बच्चों के मन में सबसे पहली बात आती है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर एल्कीन में है तो एक ही पाई इलेक्ट्रॉन है, एल्काइन में दो दो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एल्काइंस का जो एडिशन रिएक्शन के लिए जो रिएक्टिविटी है, या ये कहो कि एफिनिटी है, वो ज़्यादा होनी चाहिए एल्कीन से, पर ऐसा नहीं होता है। एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव, और एल्कीन्स के कंपैरिजन में एल्काइंस आर लेस रिएक्टिव। और फिर अगर पूछा जाए कि एल्कीन्स और एल्काइंस में ये डिफरेंस क्यों, उसके पास एक ही पाई इलेक्ट्रॉन है उसके बाद भी वो ज़्यादा रिएक्टिव है, इसके पास दो दो हैं उसके बाद भी कम रिएक्टिव, ऐसा क्यों? तो उसका बहुत सिंपल सा एक लॉजिक है कि आप देखो तो यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है एल्काइन के अंदर, ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, और एल्कीन के अंदर जो कार्बन है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? हम कहें इलेक्ट्रोनेगेटिव तो sp वाला ही है, यानी एल्काइंस के अंदर लिख लेते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। एल्काइंस के अंदर जो कार्बन एटम है जहाँ मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम अनसैचुरेशन आ रहा है, वहाँ का कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पाई जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, चाहे यहाँ के हों और चाहे यहाँ के हो, वैसे ये हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड है मेरे कंसर्न का नहीं है, मेरे कंसर्न का सिर्फ यही है, ये जो पाई क्लाउड सिस्टम है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइब्रिडाइजेशन के चेंज होने से जब बढ़ जाती है sp हाइब्रिडाइज, जितना s कैरेक्टर ज़्यादा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। यहाँ पे 50% s कैरेक्टर आपको दिखाई देता है, 50% एस कैरेक्टर है। 50% एस कैरेक्टर का मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो चुकी है अब कार्बन की, है ऐसा नहीं कि फ्लोरीन से, बेसिकली कार्बन के किसी भी स्टेट में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp कैरेक्टर में ही आ सकती है। तो ये जो पाई क्लाउड्स हैं दीज आर स्ट्रांगली हेल्ड बाई कार्बन एटम्स, ठीक, स्ट्रांगली हेल्ड बाई कार्बन एटम। और कार्बन कौन सा? sp हाइब्रिडाइज्ड। तो इसके इलेक्ट्रॉन, इसके पाई क्लाउड के इलेक्ट्रॉन को तोड़ना उतना आसान नहीं है, क्योंकि कार्बन ने बहुत स्ट्रांगली उसको होल्ड करके रखा। तो एडिशन रिएक्शन उतना आसानी से नहीं देता है जितना कि एल्कीन देता है, ठीक है। दूसरी बात कि हमने एक बार पढ़ रखा था कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, वैसे यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, उसके बाद जो पाई क्लाउड सिस्टम होता है वो सिलेंड्रिकल सिमेट्री रखता है। यहाँ पर याद करो, ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ रखी है कि जो हमारा एल्काइन है उसमें जो पाई क्लाउड है वो सिलेंड्रिकल सिमेट्री रखता है। सिलेंड्रिकल सिमेट्री का मतलब है कि ये पूरे में डीलोकलाइज हो गया, डीलोकलाइज्ड इन सिलेंड्रिकल सिमेट्री। अगर डीलोकलाइज हो गया तो फिर चार्ज की डेंसिटी कम हो गई। अब चार्ज की डेंसिटी कम हो गई का मतलब ये हुआ कि उतना रिएक्टिव तो रह ही नहीं जाएगा। इस वजह से जो डबल बॉन्ड सिस्टम्स होते हैं वो एडिशन रिएक्शन के लिए ज़्यादा एफिनिट होते हैं, उनकी एफिनिटी ज़्यादा होती है, और ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए कम रिएक्टिव होते हैं। ध्यान रखें, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए, न्यूक्लियोफिलिक की बात नहीं हो रही, ध्यान रखना। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन reaction is less likely
टू अकर इन एल्काइंस। क्या सबसे कम होते हैं? नहीं, एल्कीन से कम होते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ रिएक्शन नहीं होगी, अभी करेंगे तो ये भी करेंगे। देन एल्कीन्स। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए शायद मैं दूसरी बार बता रहा हूँ। 9 लेक्चर में क्या क्या हुआ ठीक से याद नहीं है, पर ये टॉपिक शायद पहले भी हो चुका है, लेकिन बताना ज़रूरी है क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ से अब डिस्कशन जो है वो चालू होता है केमिकल रिएक्शंस का, है ना। तो आओ भाई केमिकल रिएक्शन की शुरुआत करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइंस। ये हमारा एल्काइन है। अब देखो, इनमें सबसे पहली बात यह है कि इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होंगी, रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा और पॉलीमराइजेशन होगा। देखना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, उसके बाद हम लोग करेंगे रिडक्शन, फिर हम लोग करेंगे ऑक्सीडेशन, फिर हम लोग करेंगे पॉलीमराइजेशन, और यहाँ पर इतने पार्ट्स में हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं कवर हो जाएंगी। दिमाग में एक बात रखें कि वन शॉट करके कुछ भी नहीं होता, या ये कह लें कि एक लेक्चर के अंदर पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी, 2 लेक्चर के अंदर पूरी प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी। इस तरह की सारी बातें ड्रामेबाजी होती हैं। वो रिवीजन के लिए ठीक होता है, पर पढ़ने के लिए ठीक नहीं होता है। आपको उसमें कुछ समझ नहीं आएगा तो डिटेल्ड लेक्चर्स आर ऑलवेज नेसेसरी। चलो देखें, सबसे पहले एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर का क्या मतलब है? आओ पढ़ें। अगर हाइड्रोजन अवेलेबल है और हाइड्रोजन निकल रहा है, प्रोटॉन निकल रहा है, निकाल सकता है अगर, तो हम कहेंगे कि एसिडिक है। देखो गौर से, हम लोग क्या करें, एक एसिटिलीन लें, 2 मोल ले लीजिए इसकी सोडियम से रिएक्शन करा दीजिए, सोडियम मेटल से। ये 2, और लगभग 475 केल्विन के आसपास का टेम्परेचर ले लीजिए। ऐसा करने पर क्या होगा कि एक टर्मिनल कार्बन से एक हाइड्रोजन निकलेगा और सोडियम वहाँ ऐड हो जाएगा। तो CH ट्रिपल बॉन्ड C, ये माइनस और ये प्लस, और ऐसे 2 मोल बन गए। जो 2 हाइड्रोजन कार्बन से निकले हैं वो हाइड्रोजन गैस बना के निकल जाएंगे। तो गौर से देखो कि एल्काइन ने अपना हाइड्रोजन निकाला है, तो एसिडिक नेचर हो गया इसका, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं मोनोसोडियम एसिटेलाइड। मोनो सोडियम एसिटेलाइड, ये ठीक। अब इसमें जो मैंने ले रखा है वो ये है कि टर्मिनल कार्बन है, देखो टर्मिनल एल्कीन है, एल्काइन है सॉरी, क्योंकि कोने वाले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड लगा है। वैसे तो 2 ही कार्बन है तो कोने का ही हुआ, पर मान लो नॉन टर्मिनल होता पर ये इतना सिमेट्रिक ना होता, नॉन सिमेट्रिक होता, मतलब एक तरफ ये, फिर ये, एच तो लगाना ही नहीं था यहाँ पे, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसा कुछ होता। पीछे कोई चेन है, बड़ी भी हो सकती है छोटी भी हो सकती है, लेकिन है तो टर्मिनल अल्काइन ही। इसके साथ आप रिएक्शन जो है वो सोडियम की ना करा के अगर सोडामाइड की करा दें, NaNH2 बोलते हैं सोडामाइड को, आप इसकी रिएक्शन करा दें सोडामाइड की, तो सोडामाइड स्ट्रॉन्गर बेस होता है मेटल से, ध्यान रखें, सोडामाइड इज स्ट्रॉन्गर बेस देन मेटल। आप रिएक्शन कराइए, और जो सोडामाइड है वो हमेशा लिक्विड अमोनिया में रखा जाता है। ऐसा करने पर आपको बहुत कम टेम्परेचर की नीड होगी, इतने कम लल्लू से टेम्परेचर में भी आप रिएक्शन करा जाएंगे। और रिएक्शन फिर से वही होने वाली है कि RC ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पर आप माइनस ले लीजिए, इधर आप प्लस ले लीजिए, और अमोनिया अलग हो गई, ठीक। ये है एल्काइल सोडियम एल्केनाइड। जैसे हम लोग बोल रहे थे मोनो सोडियम एल्केनाइड, यहाँ पर मोनो हट जाएगा और जो एल्काइल आपने लगा रखा है वो आ जाएगा, ठीक, याद रहेगा बिल्कुल। आगे बढ़ें, देखो अगली रिएक्शन क्या है। अगली रिएक्शन ये है कि आप इसी जो आपने एसिटेलाइड बनाया, मोनोसोडियम एसिटेलाइड बनाया, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+, सबको पता है कि मेटल्स जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ मिलकर बहुत कोई स्टेबल स्पेशी नहीं देते हैं, हाइड्रोलिसिस तो की ही जा सकती है। तो ज़रा हाइड्रोलिसिस करके देखो। जब आप इनकी हाइड्रोलिसिस करते हो तो H+ और OH- में अपना वाटर टूट जाएगा, और H+ पहुंच जाएगा इस कार्बन के पास, और OH पहुंच जाएगा Na के पास। तो हमारे पास फिर से एसिटिलीन बन गया, और NaOH, हमारे पास एक बेस भी मिल गया हमें, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद
दूसरी तरह की रिएक्शन कर लेते हैं इसी सेगमेंट में, दूसरी रिएक्शन जैसे टॉलेंस रिएजेंट एक चीज़ होती है। मैं एल्काइन की रिएक्शन करके दिखाता हूँ टॉलन रिएजेंट से। टॉलन रिएजेंट क्या होता है, देखो AgNH3 का होल ट्वाइस, ये W नहीं है भाई, N है, और यहाँ पे प्लस और ये OH, इसके 2 मोल ले लीजिए। ये जो लिया गया है इसको हम लोग टॉलन रिएजेंट बोलते हैं, साइंटिस्ट के नाम पे रख दिया गया है, उन्होंने इस रिएजेंट से काफ़ी सारे काम किए, अच्छी बात है, नया कंपाउंड बनाया जो रिएक्शन करता है। ध्यान रखें टॉलन रिएजेंट क्या है, इसको अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं। ये क्या, सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रेट तो दिख ही नहीं रहा, नाइट्रेट नहीं है, कोई बात नहीं है। ये जो सिल्वर और ये हाइड्रोक्साइड बनाया है सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से बनाया है, ठीक है ना। जैसे HNO3 ये टूटेगा, ये H, ठीक है ना, जब हाइड्रोलाइज कराओगे तो OH बनेगा और H+ बनेगा, ये हिस्सा जो है पहुंच जाता है OH इसके पास, तो सिल्वर नाइट्रेट से बना है, इसलिए इसको अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन बोला जाता है, इसको टॉलन रिएजेंट बोलते हैं। फॉर्मूला यही होता है जो लिखा गया है, ठीक। खैर इसकी रिएक्शन हो गई है, इसमें से जो सिल्वर वाला पार्ट है, जो मेटालिक पार्ट है, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव टाइप की चीज़ दिखाई दे रही है, वो हमारे कार्बन के पास पहुंच जाएगी, और जो ये हमारा H है ये टूटेगा और टूट करके इस वाले OH के पास जाएगा तो वाटर बनाएगा, और फिर अमोनिया अकेली रह जाएगी, तो उसको तो निकलना ही है, ठीक है ना। अब देखो, अब कोई बच्चा ये कहेगा कि ये कार्बन अगर हाइड्रोजन निकाल सकता है तो ये कार्बन हाइड्रोजन क्यों नहीं निकाल सकता, दोनों ही निकालेंगे। देखो क्या बनेगा, C�BC, यहाँ पर एक Ag और यहाँ पर भी एक Ag, ठीक है, और वाटर बनेगा और अमोनिया निकलेगी। बैलेंसिंग कर लीजिए तो 4 मोल्स अमोनिया के निकल जाएंगे, 2 मोल वाटर के निकल जाएंगे, और डाई सिल्वर एथाइनाइड बनेगा, इसको एथाइनाइड ही बोलते हैं। अगली रिएक्शन देखो कि अगर 2 कार्बन की ना होके ये बड़ा कुछ होता लेकिन टर्मिनल ही होता तो ऐसे लिखा जाता। फिर से टॉलन रिएजेंट से रिएक्शन कराइए, AgNH3 का होल ट्वाइस, यहाँ पे प्लस और ये OH माइनस। इस रिएक्शन के बाद होने क्या वाला है तो गौर से देखो, अब ये तो पीछे चला गया बहुत, हमारे पास ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम पे अगर हाइड्रोजन होता तो वो रिप्लेस होता और यहाँ पर सिल्वर आगे जुड़ जाता, पर फिलहाल हमारे पास इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये तो ऐसे ही रहने वाला है, ये भी ऐसे रहने वाला है, ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपके पास H की जगह पर Ag, ठीक। सिल्वर जुड़ गया, यहाँ पे अमोनिया निकल गई और वाटर निकल गया, 2 मोल अमोनिया के निकलेंगे इसमें, ये रिएक्शन हो गई, ठीक। ये जो बना ना, ये वाइट PPT है, सिल्वर का जो भी कंपाउंड है वो वाइट PPT बना रहा है, और इसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर एल्काइनाइड, और पहले जो बना था उसको बोलते थे डाई सिल्वर एल्काइनाइड। इसके अलावा एक और चीज़ है जिससे रिएक्शन हो सकती है, उसको बोलते हैं क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन। देखो जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH मेरे पास है, इसकी रिएक्शन मैं कराना चाहता हूँ अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, और फिर फीलिंग आ गई होगी कि ये तो टॉलन रिएजेंट जैसा ही है, सिल्वर की जगह कॉपर ले लिया है +1 वैलेंसी के साथ, ठीक है ना। और ये वही क्यूप्रस क्लोराइड, तो जो क्लोराइड वाला पार्ट है वो हट करके वहाँ से OH आया है इसके पास, ठीक है। अब देखो क्या है, ये दोनों के दोनों H निकल जाएंगे, ये दोनों H निकल जाएंगे तो क्या बनेगा, कॉपर इधर, C ट्रिपल बॉन्ड C Cu, और इसके साथ बनेगा वाटर, और फिर बनेगा अमोनिया। फिर से वही बात कि यहाँ 2 मोल, यहाँ पे 4 मोल, और डाई कॉपर एथाइनाइड बनेगा, ये बनेगा डाई कॉपर एथाइनाइड। और डाई कॉपर एथाइनाइड की खास बात क्या है कि इसका रेड PPT बनता है, इंपॉर्टेंट है। रेड PPT कलर बहुत विशेष तौर पे याद होने चाहिए रिएक्शंस में, है ना। अगर कहीं कलर आ रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि कलर नहीं भूलने। देखो भाई, अब इसकी जगह पे कोई बड़ी चेन होती जैसे ये, तो फिर एक ही निकलता, क्योंकि सेकंड वाले कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो हमें इसके एक ही मोल की ज़रूरत पड़ती। बाहर आया प्लस, इधर आया OH माइनस, रिएक्शन हुई तो फिर क्या बनेगा, RC ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे Cu, फिर हमारा वाटर, और फिर हमारा अमोनिया। अमोनिया इस बार निकलेंगे 2 मोल, काम खत्म। और इसको बोलेंगे हम लोग मोनो कॉपर एल्काइनाइड।
ये जो मोनो कॉपर एल्काइनाइड है इसका भी जो पीपीटी का कलर है वो रेड ही होता है। और ख़ास बात यह है कि पीपीटी बना रहे पर रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक है, देख के पहचानी जा सकती है कि यहाँ पर रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है ना, ध्यान रखें। अच्छा एक बात और कि जो पहले हम लोग ने सोडियम मेटल के साथ काम करके रखा था उसमें से जो कंपाउंड आ रहे थे वो सारे वाटर के साथ हाइड्रोलाइज हो जा रहे थे। अभी जो हम बना रहे हैं सॉल्ट बना रहे हैं ये वाटर के साथ हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते। जैसे AgC ट्रिपल बॉन्ड CAg, इसको आप वाटर के साथ हाइड्रोलाइज कराने की कोशिश करोगे तो ये वाटर के साथ हाइड्रोलाइज नहीं होगा। लिख लेते हैं, डू नॉट गेट हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर। लेकिन हाइड्रोलाइज करना हो अगर तो किससे करें, तो फिर एसिड का इस्तेमाल करें। देखो कैसे, जिससे ये बना है उसी का इस्तेमाल कर लीजिए, HNO3 का इस्तेमाल कर लीजिए। HNO3 का इस्तेमाल करते ही तुरंत गौर से देखो ये ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करेगा, इसको हाइड्रोलाइज करने की कोशिश करेगा। क्या बनने वाला है गौर से देखो, AgNO3 और 2 मोल बन गए। और जो ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा वो दोनों कार्बन के पास पहुँच जाएगा तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर से हमें एसिटिलीन मिल गया। इसी तरह कॉपर डाई कॉपर एथाइनाइड आप ले लो और इसको HCl से रिएक्शन करा दो, जहाँ से हमारे पास अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन बना था वो HCl से ही बन के आया था। तो आप ये करोगे तो क्या बनेगा, CuCl 2 मोल और इसके बाद CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये फिर से आपके पास एल्काइन बन गया यानी एसिटिलीन बन गया। ध्यान दें CuCl2 नहीं बनाना है क्योंकि जो हम कॉपर ले रहे हैं वो +1 वैलेंसी वाला है। ठीक है ना, दिमाग में इस बात को रखो, +1 वैलेंसी स्टेट में लेकर काम किया जा रहा है। अगला रिएक्शन जो है वो और भी अच्छा है क्योंकि जो रिएजेंट इस्तेमाल हो रहा है वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज़ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो अगला सेगमेंट है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्या बात है, अच्छा ये अच्छा रिएक्शन है। और ग्रिग्नार्ड क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, GOC में भी पढ़ लिया था और फिलहाल हमें ग्रिग्नार्ड आता है, इसलिए परेशान होने की इतनी कोई खास विशेष ज़रूरत नहीं है कि ग्रिग्नार्ड क्या होता है। फिर भी बता देते हैं, ऑर्गेनोमेटाइलिक सब्सटेंस है जहाँ मैग्नीशियम किसी और हेलोजन किसी अल्काइल ग्रुप से जुड़े होते हैं। लिख के बताता हूँ तो याद आ जाएगा, CH ठीक है ना। ये एसिटिलीन हमने ले लिया तो RMgX, एक्स की जगह क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी लिया जा सकता है और जनरली हम लोग ब्रोमीन से काम करते हैं। ठीक है ना, और जब भी कभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये जो लिखा हुआ है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, और जब भी कभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल हो तो आपको ड्राई ईथर दिमाग में आना चाहिए कि इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। और ये भी याद कर लो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन के दौरान हम लोगों ने ड्राई ईथर का इस्तेमाल किया था। हमेशा हमेशा ग्रिग्नार्ड जो है ड्राई ईथर में स्टेबल होता है। अब आप एसिटिलीन से रिएक्शन करा दीजिए तो रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, रिएक्शन होने के बाद कुछ भी नहीं होगा। जो MgX वाला पार्ट है बेसिकली ऐसा होता है कि ये जो MgX वाला पार्ट है टूट जाएगा क्योंकि ये बनाएंगे आपस में एक तरह से पोलर कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड। और R जो है वो क्योंकि ऑर्गेनिक है तो इसके साथ रहना नहीं चाहता इसलिए टूटेगा। यहाँ से H जो है कहाँ चला जाएगा, R के पास, और Mg और X कहाँ जुड़ जाएंगे, अपने कार्बन पे। तो देखो क्या बना, CH ठीक ट्रिपल बॉन्ड C और उसके बाद जुड़ गया उसमें MgX और RH निकल आया। R क्या होता है, R अपने आप में एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप क्या होता है, वो ग्रुप जिसमें से एक ऐसा एल्केन जिसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो तो वो एल्काइल ग्रुप कहलाता है, यानी कि एक हाइड्रोजन जोड़ दो तो एल्केन बन जाएगा। तो ये जो निकल के आया ये एल्केन बन गया। ठीक है, ध्यान रखें। और ये जो बना है जो ऊपर, ये क्या किया, इससे ही लाइन डाल दी मैंने, ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही तो है एक तरह से, क्योंकि MgX के पीछे अभी भी चेन ही तो जुड़ी है और यहाँ पे बस वो एल्काइल ग्रुप था और यहाँ पे एल्काइल ना होके ट्रिपल बॉन्ड सिस्टम हो चुका है। तो इसको बोलते हैं एसिटिलाइनिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ, कभी आपसे वाइवा में पूछा जाए तो आप इसका आंसर कर पाएँ। एसिटिलाइनिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें।
रिएक्शन आसान है, सिंपल है, कोई टफ नहीं है। हो गया ये। अब इसकी क्या खास बात है सुनो। मेटल एसिटिलाइड मिलते हैं। मेटल एसिटिलाइड क्या हुआ? ये जो बनाया है, जो डब्बे में बंद किया हुआ है, वो मेटल एसिटिलाइड बोलते हैं उसको। इसकी इंपॉर्टेंस ये है। दूसरी बात ये है कि इसमें अगर हम सोचें तो कई जगह ऐसी रिएक्शन करी हैं, जैसे पिछले पेज पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ नहीं, यहाँ तो एसिटिलीन से शुरू हुआ है, नहीं, यहाँ जो ये रिएक्शंस हो रही हैं देखो ऊपर, हाँ, ये रिएक्शंस जो ऊपर हुई हैं ग्रिग्नार्ड से पहले वाली, ग्रिग्नार्ड से पहले वाली, और इससे पिछले पेज पर भी देखो, ये नहीं, यहाँ से जहाँ से भी ये शुरू हो रहा है, ये सारी रिएक्शंस अगर आप गौर से देखो तो आपको दिखाई देगा कि ये सारी रिएक्शंस टर्मिनल कार्बन्स पे हो रही हैं, टर्मिनल कार्बन पे हो रही है, जिसमें जो ट्रिपल बॉन्ड है वो टर्मिनल कार्बन पे लगा हुआ है। तो जो रिएक्शंस अभी तक हमने करी हैं वो ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम में टर्मिनल कार्बन के कार्बन से हो रही हैं, यानी कि अगर टर्मिनल कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो ऊपर वाली रिएक्शन होंगी, और अगर टर्मिनल कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो ऊपर वाली रिएक्शन नहीं होंगी। यानी कि अगर जो रिएक्शन ग्रिग्नार्ड से पहले मैंने आपको बताई हैं वो सारी रिएक्शन कराई जाएँ और रिएक्शन हो रही है तो आप ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम को टर्मिनल कार्बन पे मानेंगे, और अगर नहीं हो रही हैं तो वो टर्मिनल कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगा है। तो बेसिकली हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड अगर मिक्सचर आपको दिया जाए तो इसमें ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम में टर्मिनल कार्बन है, टर्मिनल कार्बन पे टर्मिनल एल्काइंस हैं या नहीं है, ये आप पता कर सकते हैं। टर्मिनल एल्काइन क्या होता है? ऐसा एल्काइल ग्रुप जिसमें ट्रिपल बॉन्ड सिस्टम कोने वाले कार्बन पे लगा हो। ऐसे सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए ऊपर की रिएक्शंस कर सकते हैं, अगर मिल रही हैं तो हैं, और नहीं मिल रही रिएक्शन नहीं हो रही तो ये है। ठीक है, दिमाग में इस बात को रखें। अब एसिडिक कैरेक्टर की थोड़ी और विशेष चर्चा अगर करनी हो तो थोड़ी बहुत और चर्चा कर सकते हैं। क्या कि जैसे मान लो तुमसे कोई कहे कि कौन ज़्यादा एसिडिक है, एल्काइन, एल्कीन या एल्केन, तो दिमाग में आना चाहिए कि एल्केन सबसे कम, एल्कीन उससे ज़्यादा, और एल्काइन सबसे ज़्यादा एसिडिक है। मैं एसिडिक लिख देता हूँ। आप इनकी Ka वैल्यूज़ देखो। Ka वैल्यू जो है वो एल्काइन के लिए 10⁻⁻25 के ऑर्डर की होती है, एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं है। Ka वैल्यू एल्कीन के लिए 10⁻⁻35 के ऑर्डर की होती हैं, और Ka वैल्यू एल्केन के लिए 10⁻⁻40 के ऑर्डर की होती हैं। और जितनी बड़ी Ka वैल्यू उतना ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर होता है। तो हमें दिख रहा है कि ये, और ये सब डेटा है सिंपल। ठीक, अच्छा, वाटर की चर्चा करो तो वाटर के लिए जो Ka वैल्यू होती है वो लगभग 10⁻⁻14 के ऑर्डर में होती है। ये Ka वैल्यू हो गई। एल्कोहल की चर्चा करो तो एल्कोहल के Ka की वैल्यू जो है वो वेरी करती है 10⁻16 से 10⁻18 के बीच में। तो एल्कोहल वाटर से कम एसिडिक, लेकिन एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से ज़्यादा एसिडिक है। अच्छा, अब जरा एसिडिक एसिड की बात कर लो, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर लो, तो जो COOH वाले लोग होते हैं इनकी Ka वैल्यू जो है वो 10⁻⁻5 के ऑर्डर की होती है। ये डेटा आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस डेटा आपको ये बता देता है कि कौन ज़्यादा एसिडिक कौन कम एसिडिक होगा। तो आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं, चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो हम कर रहे थे एसिडिक कैरेक्टर की बातें, और एसिडिक कैरेक्टर में एक छोटी सी रिएक्शन है अमोनिया की। देखो, अगर अमोनिया से कंपैरिजन आता है कई बार, क्योंकि अमोनिया बेस होता है, और फिर पूछा जाता है कि एल्केन्स या फिर हाइड्रोकार्बन्स अमोनिया से ज़्यादा रिएक्टिव हैं या नहीं है, तो वहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे एल्केन्स की चर्चा करो, अमोनिया की रिएक्शन आप कराओ RLi से, एल्काइल, हाँ, लिथियम एल्काइल जिसको बोलते हैं, एल्काइल नहीं, लिथियम एल्काइल बोलते हैं, इनसे रिएक्शन कराइए। इससे रिएक्शन के बाद क्या होगा कि आपको दिखाई देगा कि अमोनिया से एक हाइड्रोजन निकलेगा और एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका एल्केन। ठीक, और जो लिथियम है उसके साथ NH2 जुड़ जाएगा, तो LiNH2 ये जुड़ जाएगा। अब गौर से देखो कि अमोनिया ने एक हाइड्रोजन निकाला है और ये बन के आया है, ये वीक एसिड हो गया एक तरह से, और इसके कंपैरिजन में अमोनिया स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, क्योंकि ये भाई साहब अपना हाइड्रोजन दे रहे थे। तो अमोनिया इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्केन्स। तो अगर थोड़ा सा सीक्वेंस पूछा जाए कि विच इज़ लेस एसिडिक, विच इज़ मोर एसिडिक, तो मेरे हिसाब से आप H2O को सबसे ज़्यादा एसिडिक बोलने वाले हो, उसके बाद आप ROH बोलने वाले हो,
फिर आप एल्काइंस बोलने वाले हो, फिर आप अमोनिया बोलने वाले हो, और फिर आप एल्केन्स बोलने वाले हो। ठीक, ये एसिडिक बिहेवियर है। इसी की जगह पे इसका बेसिक बिहेवियर देख लो, इसका उल्टा। तो बेसिक बिहेवियर में इसके कॉन्जुगेट बनाओ, एसिडिक एसिड है ना ये ऊपर वाले, तो इनका कॉन्जुगेट बेस बनाओ। तो गौर से देखो कॉन्जुगेट बेस कैसे बनेगा, एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस ये हो गया, फिर NH2 हो गया, फिर आपका CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस हो गया, फिर आपका RO माइनस हो गया, और फिर आपका OH माइनस हो गया। क्लियर है, ये बेसिक नेचर हो गया, ये कॉन्जुगेट बेस बना दिया बस उसके, और कुछ नहीं किया। ध्यान रखें। अब चर्चा करें थोड़ी आगे की, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की। आओ भाई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, आओ भाई देखो। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जैसे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहाँ HH लगा हो सकता है, आगे पीछे चेन भी हो सकती है बड़ी, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। मान लो हेलोजन के साथ हमें रिएक्शन करानी है, X2 ले लिया। X2 लेने के बाद हमेशा हमेशा ऐसा होता है कि ट्रांस एडिशन हुआ करता है। ट्रांस एडिशन का क्या मतलब है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक बॉन्ड यहाँ एक बॉन्ड यहाँ, यहाँ पे एक X आके जुड़ेगा, यहाँ पे एक X आके जुड़ेगा। ये ऐसा कैसे, ऐसा ही होता है। इसमें दोबारा से आप एक X2 जोड़िए, हेलोजन है ये, X का मतलब हेलोजन है भाई, ध्यान रखना। तो क्या होगा, कुछ नहीं, उसके बाद C सिंगल बॉन्ड C, एक एक वैलेंसी रह जाएगी, एक X पहले से ही जुड़ा था, एक X फिर से जुड़ जाएगा, और ये बन जाएगी रिएक्शन। ठीक है ना। अच्छा एक बात और, कि जो रिएक्शन है वो हमारे हिसाब से रोकी भी जा सकती है, स्पेशली कुछ अच्छे कैटलिस्ट या पॉइजन लगा करके। तो एक रिएक्शन देखो हेलोजन के साथ की क्या स्पेशल बात है कि, अच्छा एक बात और भी है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है ये सिर्फ हेलोजन का ही नहीं है, OH से भी कराओगे ना तो भी इसी तरह की रिएक्शन होगी, पर स्पेसिफिकली हम अभी जो बात कर रहे हैं वो हेलोजन की चर्चा कर रहे हैं। जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको आप क्लोरीन से रिएक्शन कराइए, और क्लोरीन को आपने घोल के रखा हुआ है CCl4 के अंदर। ठीक है, क्लोरीन जब भी आप लोगे तो CCl4 में ही लोगे। तो C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ट्रांस एडिशन होने वाला है इसलिए क्लोरीन यहाँ और क्लोरीन यहाँ। इस रिएक्शन को फर्दर आप Cl2 ले लीजिए, CCl4 की प्रेजेंस में CCl4 में घोल के, तो जो क्लोरीन है वो रिएक्ट करेगी फिर से, और यहाँ सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। थोड़ा सा गलत बना दिया शायद, यहाँ पे Cl, एक और Cl और एक और H, ये बन गया। ठीक है, तो 1,1 2,2 डाई टेट्राक्लोरो एथेन, ये बन गया। अब कोई बच्चा कहेगा कि इतना सिमेट्रिक केस क्यों ले रहे हो, थोड़ा सा कम सिमेट्रिक केस लो। तो लो भाई कम सिमेट्रिक केस ले लेते हैं। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, और बड़ी चेन क्यों नहीं ली, अरे स्क्रीन छोटी है। मान लो इस बार हमने ब्रोमीन का केस लिया, और वही CCl4 में घोला गया। क्या ब्रोमीन को भी CCl4 में घोल सकते हैं, बिल्कुल आराम से घोल सकते हैं, जो नॉन पोलर हैं घुल जाएंगे आसानी से। C डबल बॉन्ड C, यहाँ रहा H, यहाँ रहा H, यहाँ आया Br, ट्रांस एडिशन फिर से हो रहा है, मैं बार बार लिख नहीं रहा हूँ पर मन में रखना है कि ट्रांस एडिशन ही है। अगेन एक बार Br CCl4 के अंदर आप रिएक्शन कराइए, तो C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ Br, यहाँ Br, यहाँ भी Br, यहाँ भी Br, और फिर यहाँ H, यहाँ पे H। क्लियर। 1,1 2,2 टेट्रा ब्रोमो एथेन, अगेन वही राम कहानी पुरानी जैसी है। अच्छा एक बात और भी है, ब्रोमीन की रिएक्शन क्यों लिखी जब क्लोरीन की लिख दी थी, क्या टाइम वेस्ट कराना चाहते हो, बिल्कुल नहीं। ब्रोमीन को देखो तो ये आदमी रेडिश ब्राउन होता है, और जैसे ही ये आदमी रिएक्शन करने लग जाएगा अपने एल्काइन के साथ, तो वैसे ही ब्रोमीन का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में कम होता चला जाएगा, क्योंकि वो एल्काइल ब्रोमाइड बना रहा है। तो क्लियर दिखाई देगा कि रेडिश ब्राउन जो कलर है वो फेड होता चला जाएगा, और फेड होता चला जाएगा, इसका मतलब जैसे ही कलर फेड होना शुरू हो जाएगा हम समझ जाएंगे कि रिएक्शन हो रही है। और रिएक्शन होने की एक तो पहचान है, दूसरी बात ये रिएक्शन कैसे हो रही है, ये तो इलेक्ट्रोफिलिक
सबसे एडिशन है, ये तो एडिशन रिएक्शन हो रही है। और कहाँ एडिशन रिएक्शन हो रही है सोच कर देखो तो तुम्हें दिखाई दे जाएगा बहुत आसानी से कि एडिशन रिएक्शन जो है वो अनसैचुरेटेड कार्बन पे ही हो सकती है और कहीं नहीं होगी। तो जो अनसैचुरेटेड कार्बन है इसकी पहचान करने के लिए कि पक्का पक्का अनसैचुरेशन है कि नहीं, यही रिएक्शन मैंने एल्कीन में भी करी थी। तो ये टेस्ट तो नहीं है कि ये एल्काइन ही होगा, पर ये टेस्ट ज़रूर है कि ये पक्का पक्का अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना, एल्केन नहीं है। एल्कीन या एल्काइन में से कुछ है, क्योंकि पहले स्टेप में एल्काइन के साथ रिएक्शन हो रही है, दूसरे स्टेप में ब्रोमीन की एल्कीन के साथ रिएक्शन हो रही है। दोनों से ही देगा, पर ये दोनों से ये पता करते हैं कि हाँ भाई ये अनसैचुरेशन है या नहीं है। ठीक, दूसरी बात ये है कि अब कोई कहे कि नहीं हम यहाँ से इससे नहीं कराना चाहते, हम तो बड़ा मॉलिक्यूल लेंगे, और बड़ा मॉलिक्यूल लेने का मतलब ये हुआ CH3 नहीं है वो यार, CH है, हाँ, बड़ा मॉलिक्यूल लेंगे और आयोडीन से रिएक्शन कराएंगे। आयोडीन को भी CCl4 में घोलकर आप रख लीजिए, तो फिर ये बहुत डिफ़िकल्टी के साथ रिएक्शन होती है। पहली बात तो ये कि इतनी आसानी से ये रिएक्शन होती नहीं है, और अगर आप इसकी रिएक्शन को करेंगे तो टेम्परेचर ज़्यादा लेना पड़ता है, थोड़ी प्रॉब्लम है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप एथाइल एल्कोहल ले लें, ETOH ले लें, एथाइल एल्कोहल, तो आपके पास ये रिएक्शन ऐसे हो जाती है। होता तो ट्रांस एडिशन ही है, लेकिन हम पढ़ चुके हैं कि एथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में आयोडीन एल्कीन में कोई एडिशन नहीं देता है, यानी कि इसके बाद ये रिएक्शन रुक जाएगी, रिएक्शन स्टॉप्स, अगर मैंने एथाइल अल्कोहल का प्रेजेंस ले लिया तो। ठीक है ना, ध्यान रखें इस बात को। तो अच्छा, रिएक्टिविटी ऑर्डर देख लो। रिएक्टिविटी ऑर्डर की चर्चा अगर करो तो क्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, ब्रोमीन उससे कम रिएक्टिव, और आयोडीन तो महालल्लू है। फ्लोरीन की चर्चा क्यों नहीं करते? ब्लास्ट क्यों कराना है यार, और वो इतना रिएक्टिव है भी नहीं। अब मतलब अगर रिएक्टिविटी देखो फ्लोरीन की तो ब्लास्ट कर जाएगा, क्या मतलब उसका। तो जो चुपचाप आसानी से रिएक्शन करते हैं उन्हीं की चर्चा करते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, हेलोजन एसिड से रिएक्शन कराते हैं। हेलोजन एसिड, हेलोजन एसिड्स, रिएक्शन विथ हेलोजन एसिड्स, ऐसे लिख लो। तो देखो क्या बनेगा, समझना। अच्छा एक बात और सोचो, हेलोजन एसिड में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? HI, उससे कम HBr, उससे कम HCl, उससे कम HF। हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी किसी एसिड के रिएक्टिविटी को पढ़ना हो तो तुम उसके करस्पॉन्डिंग एनायन बनाने की कोशिश करो। H+ निकालो, जो एनायन बचेगा वो एनायन जितना स्टेबल होगा एसिड उतना ही रिएक्टिव होगा। तो हमें पता है कि I-, क्योंकि साइज में बहुत बड़ा है तो जो माइनस चार्ज है वो डिस्पर्स हो जाता है, जिसकी वजह से I- ज़्यादा स्टेबल होता है, तो HI जो एसिड है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है ना। तो अच्छा, HF तो एक प्रॉब्लम वाली बात है कि HF इतनी आसानी से रिएक्शन करता ही नहीं है। HF जो है वो अंडर हाई प्रेशर ही रिएक्शन करता है, अंडर हाई प्रेशर ये रिएक्शन करता है। फिलहाल मार्कोनिकॉफ एडिशन लगेगा, जैसे C�BC H, और जब भी आप ये रिएक्शन करा रहे हो तो जो नेगेटिव पार्ट है वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ही मिलने वाला है। HCl की रिएक्शन कराई, अब HCl की रिएक्शन में होगा क्या कि क्लोरीन किसी एक कार्बन के पास जाएगा और हाइड्रोजन बचे हुए कार्बन के पास जाएगा। जैसे यहाँ पे मान लो कि क्लोरीन यहाँ से टूटा और क्लोरीन ने अटैक किया इस कार्बन को, तो बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड टूटने के बाद हाइड्रोजन यहाँ अटैक कर देगा। ठीक है ना। तो CH2 डबल बॉन्ड CH Cl ये बन गया। अब यहाँ पर आ जाइए, अगेन आप HCl से रिएक्शन कराइए, और यहाँ पे अभी तो मार्कोनिकॉफ रूल की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, दोनों के दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल थे। पर अब आइडेंटिकल नहीं रह गए हैं क्योंकि एक तरफ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल लग जाएगा, तो हम लिखेंगे मार्क एडिशन, यानी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन हो रहा है। तो क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन कोने वाले कार्बन पे सिंगल बॉन्ड CHCl2 ये बन गया। ठीक है ना, दिमाग में इस बात को रखें। और ये जो कार्बन, ये जो कंपाउंड बना है ना, इसको बोलते हैं विनाइल क्लोराइड या वाइनिल क्लोराइड। विनाइल ही पढ़ते हैं, क्लोराइड, ये विनाइल क्लोराइड है। सिंपल है, कुछ टफ नहीं है। नाम आपको याद होने चाहिए कि कई बार किताबों में या पेपर में विनाइल क्लोराइड, जेमिनल क्लोराइड ऐसे करके लिख के आता है, तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए। हम लोग GOC के अंदर कर भी चुके हैं। अच्छा एक बात और देखो, डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कराओ और Hg+ की प्रेजेंस में कराओ। ये Hg+ क्या होता है? Hg+ मतलब मरकरी। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी आप रिएक्शन कराइए HCl से, और ये होना चाहिए डाइल्यूटेड, तभी तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। अच्छा, ये Hg+2
की रिएक्शन आप कराइए। अच्छा, Hg+2 किस तरह काम कर रहा है? ये कैटलिस्ट की तरह है। ये कैटलिस्ट बन के क्या करेगा, अभी देखो दिखाते हैं क्या करेगा। CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, ठीक है ना। अब यहां पर आने के बाद ये स्टोरी रुक जाएगी, ये स्टोरी रुक गई। ये क्या बना हमारा, सोचो, अभी हमने दिखाया था विनाइल क्लोराइड बना है, तो ये हिस्सा भी विनाइल क्लोराइड ही बना। और अगर आप Hg+2 का प्रेजेंस ले सकते हैं, तो अगर आप लेते हैं तो फिर Hg+2 एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, जो पहले स्टेप की रिएक्शन तो होने देता है और इसके बाद की रिएक्शन रोक देता है। तो ओनली विनाइल क्लोराइड इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ Hg+2। तो आप रिएक्शन को ऐसा नहीं कि किसी एक फेज में रोक नहीं सकते हैं, दिस रिएक्शन कैन बी स्टॉप्ड। अब ये पॉइजन है, लेकिन पॉइजन का एक अच्छा इस्तेमाल भी है, आप सोचें तो कि हम रिएक्शन को एक पार्ट पे रोक सकते हैं। अगला देखो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन कराई गई मान लो HBr से। तो HBr से रिएक्शन कराने पे एक जगह हाइड्रोजन और एक जगह ब्रोमीन जुड़ जाएगा। इसके बाद फिर से आप HBr की रिएक्शन कराइए, तो HBr की रिएक्शन इस बार तो मार्क एडिशन के हिसाब से होने वाली है, तो जो बनने वाला है वो CH3 सिंगल बॉन्ड CH Br2 बन जाएगा। इसको बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, बहुत सिंपल सी कहानी है, ठीक है। अब मान लो कि ये बहुत सिमेट्रिक ले रखा है, टर्मिनल कार्बन ही हो, टर्मिनल एल्काइन ही हो, लेकिन सिमेट्रिक ना हो, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसकी कहानी करें तो यहाँ पे देखो HBr की रिएक्शन करा के देखो। अब यहाँ पर पहले ही स्टेप से मार्कोनिकॉफ रूल लगने लग जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अब नॉन सिमेट्रिक हो चुका है, पहले से ही नॉन सिमेट्रिक है, तो यहाँ पे फिर से मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल लगेगा, क्योंकि मैंने कोई पेरोक्साइड बोला नहीं है। जब तक पेरोक्साइड नहीं लेंगे तब तक ब्रोमीन मार्कोनिकॉफ एडिशन देता रहेगा। कार्बन डबल बॉन्ड और यहाँ पे जुड़ जाएगा CH2 और ये हो गया हमारा CH3 और ये आ गया ब्रोमीन। तो ब्रोमीन किस पे जुड़ेगा? ब्रोमीन जुड़ेगा इस कार्बन पे, क्योंकि इस पे सबसे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स है, बेसिकली है ही नहीं, तो इससे कम किस में हो सकता है। फिर से एक बार HBr की रिएक्शन कराइए और मार्कोनिकॉफ, मैं लिख नहीं रहा हूँ तो ऊपर वाला एरो बना दे रहा हूँ, तो मार्कोनिकॉफ एडिशन यहाँ भी होगा। तो कार्बन जो हमारा ये है, ये वाला कार्बन, मैं इसी को लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, और इससे मुझे 2 ब्रोमीन जोड़ने हैं, तो मैं 2 ब्रोमीन जोड़ देता हूँ, ठीक है। अब देखो, एक CH3 तो पहले लगा था, इसके साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती, ये डबल बॉन्ड है, तो जो HBr का H है वो अब इस वाले कार्बन के साथ अटैच होने वाला है और सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये CH3 फिर से बन जाएगा, ये हो गया। इसको बोलते हैं 2,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है ना, ये बन गया। अच्छा, इसी की कहानी में अगर हम पेरोक्साइड ले लें तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हो जाएगा। अच्छा, एंटी मार्कोनिकॉफ भी देता कौन है? सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन ही देता है, ध्यान रखें इस बात को। तो ये CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH है और इसकी रिएक्शन हो रही है HBr से, और कोई हमने ले रखा है पेरोक्साइड RCOOR, ये पेरोक्साइड ही तो है, ठीक, ईस्टर पेरोक्साइड्स ही होते हैं, ठीक। तो पेरोक्साइड ले लिया। अब हमने ये क्या लिया हुआ है? ये बेसिकली प्रोपाइन है, गौर से देखो तो ये प्रोपाइन है, और हमारा प्यारा सुंदर अच्छा सा प्रोपाइन HBr के साथ रिएक्शन करेगा। अब क्योंकि पेरोक्साइड की प्रेजेंस है और हमने ले HBr रखा है, अगर HCl लेते तो पेरोक्साइड से कोई फर्क नहीं पड़ता, HBr ले रखा है तो धोखेबाज आदमी है, जैसे पेरोक्साइड देता है पलटी मार देता है, अपनी टीम चेंज कर लेता है और चला जाएगा उस कार्बन के पास जिस कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। टक्कर कहाँ होगी? कंपैरिजन तो सिर्फ उन 2 कार्बन्स पे होगा जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना है। तो अब ब्रोमीन जो है वो इस कार्बन के साथ जुड़ने वाला है, यानी कि CH3, ठीक है ना, C बनेगा डबल बॉन्ड, यहाँ CH के साथ जुड़ गया Br, और जो H बचा वो इस वाले के साथ जुड़ गया। अगला स्टेप फिर से आप रिएक्शन करा लीजिए HBr की, और मैं इस पेरोक्साइड को यहाँ पर लिख देता हूँ ऐसे कि पेरोक्साइड भी है, ठीक है ना, तो मैं बार बार उस जगह को पूरा फिल नहीं करना चाहता। तो देखो क्या बना, CH3, अब एक और बार HBr, तो Br फिर से इसी कार्बन पे जुड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या कम है। कम कैसे है सर? इसमें तो एक ही हाइड्रोजन है, बगल वाले में भी एक हाइड्रोजन आ गया, पर फिर तो सोचो कहाँ जाएगा। अब यहाँ पर क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या बराबर हो गई है, तो चॉइस किस पे हो? तो चॉइस बेटा इस तरह होगी कि इस कार्बन पे ब्रोमीन साहब जुड़े हुए हैं, तो ब्रोमीन ने इनका कार्बन अपना खींच रखा है अपनी तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इनको तकलीफ बढ़ रही है, तो ब्रोमीन जाएगा इसी कार्बन के पास, सिंगल बॉन्ड CH Br2, और यहाँ पे लग जाएगा 2, क्योंकि बचा हुआ हाइड्रोजन तो इसी के पास जाएगा, काम खत्म, ठीक है, ये हो गया। इसको क्या बोलेंगे? 1,1 डाई ब्रोमो प्रोपेन। तो डू नॉट कंसीडर कि ये रिएक्शंस कुछ
हैं, मतलब बहुत आसान हैं और 10th स्टैंडर्ड में भी सिखाई जा सकती हैं। मैं थोड़ा सा आपको इसकी मैकेनिज़्म बताता हूँ कि रिएक्शन हो कैसे रही है। जिन रिएक्शंस की मैकेनिज्म मैं बताता हूँ वो रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती हैं, ना सिर्फ बोर्ड के पर्पज़ से बल्कि कंपटीशन के पर्पज़ से भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो HBr या HCl या जो भी आपने एसिड लिया है जिसको हम हेलोजन एसिड बोल रहे हैं, वो हेलोजन एसिड टूटेगा। जैसे मैं HCl की बात कर लूँ तो HCl टूट जाएगा H+ और Cl- में। तो जो H+ है यहाँ से कहानी शुरू होती है। तो स्टेप 1 देखो क्या है कि ये जो H+ है ये आएगा अपने एल्काइन के पास। एल्काइन के पास आया H+, अब ये तड़प रहा है। इस तड़पते हुए प्राणी को कोई ना कोई मदद करेगा, तो ये पाई क्लाउड सिस्टम जो है वो टूटेगा और पाई क्लाउड सिस्टम टूट करके H+ को लोन पे डोनेट किया जाएगा। कौन डोनेट करेगा? तो इन दो कार्बन में कोई ना कोई एक जिद करके इस पाई क्लाउड सिस्टम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के ले आएगा, तोड़ लेगा। तो सबसे पहले तो इस मान लो कि राइट वाले कार्बन ने पाई क्लाउड तोड़ा, यानी अपना इलेक्ट्रॉन तो वापस लिया ही लिया, साथ में बगल वाले का भी नोच लाया। ठीक, जब ऐसा हो गया तो वो इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर प्रोवाइड किया गया H+ को, और जब लोन पेयर प्रोवाइड किया गया H+ को तो जो रिएक्शन हुई वो कुछ इस प्रकार से हुई कि CH, फिर ये हो गया डबल बॉन्ड और यहाँ हो गया CH2, ठीक। और यहाँ बन गया आपका, क्योंकि इससे एक इलेक्ट्रॉन छिन गया है तो इस पे बन गया आपका कार्बोकैटायन। इसको बोलते हैं विनाइल कैटायन। विनाइल कैटायन, ठीक है। अब ये विनाइल कैटायन के साथ क्या हो रहा है गौर से देखो। मैं इस विनाइल कैटायन के साथ की ही रिएक्शन लिख देता हूँ यहाँ पे। अब जो आपका ये क्लोरीन आयन है, क्लोराइड आयन है, ये यहाँ पे, ये स्लो प्रोसेस है, ध्यान रखें, RDS है। ये Cl- है, ये फास्ट प्रोसेस है। Cl- क्या करने वाला है? ये Cl- तकलीफ में देखेगा जब अपने कार्बन के कैटायन को, तो कार्बोकैटायन को क्या देने वाला है? अपना लोन पेयर। जब कार्बोकैटायन को अपना लोन पेयर देगा तो दोस्ती तो दोनों में हो ही जाएगी, तो CH2 डबल बॉन्ड CHCl बन जाएगा, ठीक। 1 क्लोरोएथीन, अभी तो ये बना है, अब एथीन से एथेन बनने की बारी है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप आता है, वो क्या है देखो, जो हमारा CH2 डबल बॉन्ड CHCl बन के आया, ये CH2 डबल बॉन्ड CH जो है, इसमें अब दो बातें हो सकती हैं कि अपना एक और H+ जोड़ो। एक और H+ जोड़ना स्लो प्रोसेस, और यहाँ से भी एक, दो एरो क्यों दिखा रहे हो अभी बताता हूँ। ये H+ अब कौन तोड़कर दे सकता है? या तो ये कार्बन तोड़कर दे सकता है या तो ये कार्बन अपने डबल बॉन्ड सिस्टम को तोड़कर दे सकता है। तो मैं दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ आपको दिखाता हूँ। राइट साइड में रिएक्शन लिख रहा हूँ जहाँ पे ये राइट वाला कार्बन तोड़ के दे रहा है, और लेफ्ट साइड में जो रिएक्शन लिख रहा हूँ उसमें लेफ्ट वाला तोड़कर दे रहा है। तो जब लेफ्ट वाला तोड़कर देगा तो फिर CH2 CH2 Cl और इस पर कार्बोकैटायन, और राइट में CH3 CH और Cl, तो इस पर कार्बोकैटायन। ये रिएक्शन नहीं होगी, गौर से देखो, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, और यहाँ देखो तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। 2 डिग्री कार्बोकैटायन जो है ये मोर स्टेबल होता है। तो जब 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन सकता है तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन क्यों बनेगा? इसलिए लेफ्ट वाली रिएक्शन नहीं होगी, और कार्बोकैटायन जो है वो सेकंड कार्बन पे बनेगा, जिस पे क्लोरीन है उसी पर बनेगा, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात भी है कि यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबिलिटी है, R इफेक्ट है, और यहाँ पर -I इफेक्ट है ऑफ क्लोरीन। तो -I इफेक्ट तो और तकलीफ दे रहा है, और इलेक्ट्रॉन को खींच के अपनी तरफ ले जा रहा है, तो ये अनस्टेबल होता जा रहा है। और प्लस R इफेक्ट से, सॉरी, ये जो रेजोनेंस इफेक्ट है, इस रेजोनेंस इफेक्ट से जो हमारा 2 डिग्री कार्बोकैटायन है स्टेबल रहता है। अब 2 डिग्री कार्बोकैटायन अगर स्टेबल है तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो है ना। 2 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल है, हो क्या रहा है? रेजोनेंस स्टेबिलिटी देखो, बन क्या रहा है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ये और ये, इसकी रेजोनेंस स्टेबिलिटी देखो क्या है? CH3 CH और फिर डबल बॉन्ड के साथ यहाँ क्लोरीन लगा दीजिए, इस पे 2 लोन पेयर चिपका दीजिए और प्लस क्लोरीन पे ले आइए। तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी है कि नहीं है? तो चार्ज बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बढ़ गया। चाहे कैटायन हो चाहे एनायन हो, चार्ज आना मतलब दुख का आना, और दुख का कम होने का मतलब या तो चार्ज चला जाए, या तो डिस्पर्स हो जाए, या तो कहीं फैलने लग जाए, या तो रेजोनेंस हो जाए। तो जितना डिस्पर्जन ऑफ चार्ज ज़्यादा उतना स्टेबल जो है चार्ज स्पेशी हो जाती है। तो प्लस R इफेक्ट दिखा रहा है क्लोरीन की? नहीं दिखा रहा है, बिल्कुल दिखा रहा है, स्टेबल हो गया। अब इससे आप रिएक्शन करा दीजिए क्लोराइड आयन की, और क्लोराइड आयन चुपचाप से इसी पे रिएक्ट कर जाएगा, और ये रिएक्शन जो है वो फिर से फास्ट होगी,
और बनेगा हमारे पास CH3CH, ऊपर क्लोरीन नीचे क्लोरीन। ठीक है, तो एक ही कार्बन पे दोनों क्लोरीन क्यों जुड़े, समझ आए? दिस इज वेरी मच सिंपल। डिफिकल्ट तो बिल्कुल नहीं है। आइए देखिए अगला, हाइपोहेलस एसिड से रिएक्शन विथ हाइपोहेलस एसिड, रिएक्शन विथ हाइपोहेलस एसिड। आइए, हाइपोहेलस एसिड क्या होते हैं? HOX, इसकी जगह X की जगह हम ले सकते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये हाइपोहेलस एसिड कहलाते हैं। अब मैं क्लोरीन के एसिड की बात करता हूँ, ठीक है ना, क्लोरीन के एसिड की बात करता हूँ, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के वीडियोस डाले हुए हैं हमने, उसमें आप हाइपोहेलस एसिड्स के रिएक्शन वगैरह जो कैसे करते हैं ये उसमें प्रॉपर देख सकते हैं, बहुत डिटेल लेक्चर्स हैं। अगर आपको हाइपोहेलस एसिड की रिएक्शन देखनी है पी ब्लॉक में देख सकते हैं। देखो आगे, ClOH, अब इसमें कौन ज़्यादा नेगेटिव स्पेशी है बताओ? सबको पता है कि जो इनमें नेगेटिव स्पेशी है वो है OH, हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक, ये डेल्टा माइनस, ये डेल्टा प्लस। अब जो रिएक्शन होगी उसमें स्टेबिलिटी की बात आएगी। देखो कैसे रिएक्शन हुई, ब्रैकेट में लिखता हूँ, तो किसी भी एक जगह पे, क्योंकि ये अभी जो हमने एल्काइन लिया हुआ है ये एल्काइन बिल्कुल सिमेट्रिक है, एक एक हाइड्रोजन है, ट्रिपल बॉन्ड है, कहीं भी अनसिमेट्री नहीं है, तो किसी एक पर आप इस बॉन्ड को तोड़कर के हाइपोहेलस को तोड़कर OH लगा दीजिए, किसी एक पर Cl लगा दीजिए। मान लो हमने Cl कोने वाले में लगाया और OH इधर कोने वाले में लगाया, इसका उल्टा भी कर सकते थे, प्योरली सिमेट्रिक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन दोनों को। अब इस वाले में आप दोबारा से Cl और OH, जिसमें ये डेल्टा प्लस और ये भाई साहब डेल्टा माइनस है, फिर से कर दीजिए। और अगेन एक काम होगा कि OH अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला कहाँ जाएगा? जैसे अभी हम लोगों ने ब्रोमीन में किया था, क्लोरीन में किया था, ऊपर वाले रिएक्शन में कि एक कार्बन और हाइड्रोजन हाइड्रोजन बराबर हैं। जब हाइड्रोजन की संख्या बराबर हो जाए तो फिर इस बात को देखते हैं कि कौन सा कार्बन तड़प रहा है। भाई ये वाला कार्बन ज़्यादा तड़प रहा है, ये कम तड़प रहा है। क्लोरीन इज मोर नेगेटिव देन कार्बन, लेकिन OH की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो तड़प कौन रहा है? कार्बन, क्योंकि इसका क्लाउड छिन चुका है, तो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया। इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया तो फिर ये जो OH है ये कहाँ अटैक करने वाला है? इट विल अटैक एट दिस कार्बन, ठीक है ना। तो जब इस कार्बन पे अटैक करेगा तो देखो क्या बनेगा, Cl और CH, और ये वाला Cl फिर इसके पास कोई चारा ही नहीं है क्योंकि इसको दूसरे कार्बन पे जाना पड़ेगा, बॉन्ड टूट जाएगा। CH यहाँ पे बन गया बेटा आपका OH, और यहाँ भी बन गया आपका OH। मैं इसको डब्बे के अंदर बंद करता हूँ। डब्बे के अंदर बंद करने का कारण क्या है? बहुत सिंपल सा कारण है कि इस रिएक्शन में अगर आप देखो तो हम लोगों ने GOC के अंदर कर रखा है कि ये स्पेशी बहुत बहुत अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि एक ही कार्बन पे आपने 2 OH ग्रुप लगा दिए, और कभी भी एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप नहीं होते। जब भी कभी एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप आएंगे तो एक OH और एक H मिलकर के H2O बन के निकल जाते हैं, ठीक है, H2O बन के निकल जाएंगे। तो देखो यहाँ से क्या लिखते हैं, यहाँ से हम लिखते हैं -H2O, ठीक है। अब यहाँ से -H2O हो गया तो बचा क्या हमारे पास? गौर से देखो तो तुम्हें दिखाई देगा कि CH है, और इसी पर 2 Cl लगे हुए, हमने 2 Cl भी लगा दिए इसके ऊपर, और बगल में कार्बन है, इस पे एक H है, और इसी कार्बन पे जो ऑक्सीजन बचा रह गया ये वाला, ये डबल बॉन्ड के साथ हो जाएगा। और फिर ये फीलिंग आती है कि सर जी H को चिपका के क्यों लिखा, बॉन्ड बना के लिख दो, तो बहुत ही सुंदर एल्डिहाइड दिखाई देता है। ये एल्डिहाइड दे रहा है, एल्डिहाइड, वेरी सिंपल स्वीट एल्डिहाइड बन गया, ठीक है। आसान बात है, बड़ी अच्छी बात। चलो आओ, इसके बाद की रिएक्शन में इतना डिटेल में अब अगली रिएक्शन नहीं बताऊंगा, आप देखिए बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन होती चली जाएगी। मान लो आपने एक ऐसा एल्काइन लिया जो कि सिमेट्रिक नहीं है, नॉन सिमेट्रिक है, होने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। Cl और OH, ये डेल्टा प्लस ये डेल्टा माइनस, क्योंकि नॉन सिमेट्रिक हो गया है तो यहाँ पे मार्क एडिशन लगेगा। मार्क एडिशन कहता है कि जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर नेगेटिव स्पेशी है वो उस कार्बन पर जाएगी जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो हाइड्रोजन की संख्या कम किस में है? बीच वाले पे, क्योंकि उसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो CH3 यहाँ पे लगा दीजिए आप OH, और फिर यहाँ से एक बॉन्ड तोड़ दीजिए, इसके पास आप क्लोरीन लगा दीजिए, हमने लगा दिया क्लोरीन, ठीक। अब इसके बाद दोबारा आप इसकी रिएक्शन कर दीजिए, Cl और OH से, ये डेल पॉजिटिव ये डेल नेगेटिव, अगेन मार्क एडिशन ही आने वाला है, और CH3 C सिंगल बॉन्ड C CH, और यहाँ पे एक Cl था,
यहाँ भी एक Cl आ जाएगा और इन भाई साहब के पास दो दो OH आ जाएंगे। और जब भी कभी दो दो OH किसी एक ही कार्बन पे हो जाएं तो फिर से वो अनस्टेबल स्पीशी हो जाती है और वहाँ से दोनों OH मिलकर के वाटर बन के निकल जाते हैं। तो हम वाटर ना लिख के क्या लिखना था, अनस्टेबल। और यहाँ से मुझे क्या लिखना है कि H2O निकल गया, ये OH और ये H बन के निकल गया, तो फलाना जो अपना CH3 CH ऊपर Cl नीचे Cl और ये जो ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड के साथ हो जाएगा। और बीच वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और जिस कार्बन पे ऑक्सीजन है उस कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये पहचान होती है कीटोन की। ये बन गया कीटोन। कीटोन और एल्डिहाइड को अगर आप देखो ना तो आप ऐसे देख सकते हो, देखो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे एक ये, तो ये इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप। यहाँ पे अगर H आ गया तो ये एल्डिहाइड है, RH आ गया यहाँ पे R लगा लो, ये H लगा लो, अभी भी एल्डिहाइड है। R लिख लो, जैसे ही आप R लिखोगे तो जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड O है उस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं रह जाएगा, फिर ये कीटोन बन जाएगा। तो कीटोन और एल्डिहाइड दोनों ही कार्बोनिल टाइप के कंपाउंड हैं। और हम देखें कि हमने एक बार एल्डिहाइड बनाया, एक बार कीटोन बनाया, तो ये कार्बोनिल कंपाउंड बनाने के एक बढ़िया प्रोसेस है। और जब 12th क्लास में कार्बोनिल कंपाउंड आएगा तो वहाँ ये दोबारा से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, हाइड्रेशन करो, हाइड्रेशन का मतलब पानी ऐड करो, तो हम लिखते हैं एडिशन ऑफ H2O, यानी हाइड्रेशन करना। आप डायरेक्टली हाइड्रेशन नहीं कर सकते। हाइड्रेशन करने के लिए हम जो रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जो रिएक्शन हम सबसे कॉमनली यूज़ करते हैं वो ये है कि पानी का एडिशन आप H2SO4 की प्रेजेंस में कराइए, क्योंकि एल्काइन जो हैं ये H2SO4 के साथ कोई इफेक्ट नहीं देते हैं, कोई भी रिएक्शन नहीं करते हैं, किसी प्रकार का कोई इफेक्ट H2SO4 का एल्काइन के ऊपर नहीं होता है, क्योंकि एल्काइन का जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है वो डीलोकलाइज्ड है, सिलिंड्रिकल सिमेट्री में है। और दूसरी बात, कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से H2SO4 कोई इफेक्ट नहीं रखता। लेकिन H2SO4 के साथ अगर HgSO4 मरकरी का सल्फेट ले लिया जाए और लगभग मान लो रूम कंडीशंस पे रिएक्शन करें, रूम कंडीशन के ऊपर नहीं जाना, रूम कंडीशन में रिएक्शन करनी है, अगर HgSO4 ले लिया जाए फिर ये रिएक्शन हो जाती है, ठीक है ना, फिर ये रिएक्शन हो जाती है। मतलब अगर HgSO4 नहीं लिया तो हाइड्रेशन नहीं करा सकते आप H2SO4 के प्रेजेंस में। किसका, एल्काइन का, एल्कीन में हो जाएगा। ये जो रिएक्शन हो रही है वो ऐसे होगी कि CH, ठीक, एक बॉन्ड टूटेगा CHO, अब यहाँ पे जुड़ गया OH और यहाँ जुड़ गया H। क्या हुआ था, वही, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और नेगेटिव वाला कहीं ना कहीं जाके जुड़ जाएगा, क्योंकि इस बार सिमेट्री दिखाई दे रही है, तो चाहे जहाँ मर्जी वहाँ जोड़ दीजिए आप, और जो बचा हुआ कार्बन होगा उस पर हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे। अच्छा, ये इसकी प्रॉब्लम है अभी। अब मुझे क्या करना है कि ये बहुत खुशहाल आदमी नहीं है, इसको विनाइल अल्कोहल बोलेंगे, इसको विनाइल अल्कोहल बोलेंगे। ये विनाइल अल्कोहल जो है बहुत स्टेबल नहीं होता, ठीक, अनस्टेबल। एक ही कार्बन OH भी लेके चल रहा है, डबल बॉन्ड भी लेके चल रहा है, दिस इज नॉट स्टेबल स्पीशी। यहाँ पे हम कहते हैं कि टॉटोमेरिज्म हो रही है, टॉटोमेरिज्म हो रही है। टॉटोमेरिज्म होने के बाद क्या है, एक हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा, अल्कोहल का हाइड्रोजन जो है वो शिफ्ट हो जाएगा बगल वाले कार्बन पे। तो होगा क्या, बगल वाला कार्बन मतलब ये बन जाएगा CH3, क्योंकि एक हाइड्रोजन जा चुका है। फिर अगर CH3 बन गया तो ये बॉन्ड टूट चुका है, डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ये रहा आपके पास H और यहाँ हो गया डबल बॉन्ड O, और ये आपका सुंदर सा अच्छा प्यारा एल्डिहाइड बन गया, जिसको हम एसिटल्डिहाइड बोल सकते हैं। एसिटल्डिहाइड तो समझ आता है, एसिटिक एसिड से दो कार्बन मतलब S वर्ड आ जाएगा और एसिटल्डिहाइड बन गया, एथेनल। अब कुछ ऐसी कहानी कर लो जहाँ पे सिमेट्री ना हो, तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें आप फिर से वाटर का एडिशन कराइए, ये डेल्टा प्लस, ये OH डेल्टा माइनस, और फिर यहाँ पे H2SO4 और HgSO4 रूम कंडीशंस के अंदर रिएक्शन है, और सबको पता है कि इस रिएक्शन के अंदर मार्कोनिकॉफ एडिशन होने वाला है, क्योंकि अनसिमेट्रिक स्पीशी आ चुकी है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वहाँ जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो हाइड्रोजन की संख्या कम बीच वाले में, तो आप ये एक तो बॉन्ड तोड़ दीजिए, हाइड्रोजन को कोने वाले में चिपकाइए और इसको चिपकाइए यहाँ पर, डबल बॉन्ड के साथ OH आ गया है, अनस्टेबल स्पीशी है। तो जब ये स्पीशी अनस्टेबल हो जाएगी तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टॉटोमेरिज्म हम नहीं करेंगे, बेसिकली खुद करता है, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि टॉटोमेरिज्म हो रही है।
जब टॉटोमेरिज्म हुई तो हमने देखा कि CH3, अब देखो गौर से कि इसका एक H टूटकर कहाँ पहुँच जाएगा, बगल वाले कार्बन पे। तो इस बॉन्ड को तोड़ दीजिए, इसको CH3 बना दीजिए और डबल बॉन्ड O, तो ये क्या बन गया बेटा आपका, ये बन गया कीटोन। तो गौर से सोचो, ये 3 कार्बन का है ना कीटोन, तो इसको प्रोपेनोन बोल सकते हैं और इसका कॉमन नेम होता है एसीटोन। तो गौर से देखो कि एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की खूब बढ़िया, सुंदर, अच्छी, प्यारी हमारे पास संभावनाएं हैं, हम कर सकते हैं काम। ठीक है, ध्यान रखें इस बात को। अब कोई आदमी ये पूछे कि HgSO4 जो आपने लिया, इस HgSO4 का आखिर रोल क्या है, क्योंकि रिएक्शन जो कैरेक्टरिस्टिक लिखी जाती है, जो इक्वेशन लिखी जाती है, केमिकल इक्वेशन, उसके अंदर कैटलिस्ट का जो रोल है वो नहीं होता, क्योंकि कैटलिस्ट जो है वो इनिशियली जितने अमाउंट में था फाइनली भी उतने अमाउंट में हमें मिलता है। तो कैटलिस्ट का रोल क्या है, क्या रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो जाता पार्टिसिपेट करता बाद में लौट आता है, इसलिए ओवरऑल उसका कोई कंजम्पशन नहीं होता। हम कहते हैं कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, पर वो इग्नाइट तो वही करता है। तो देखो मैकेनिज्म इस रिएक्शन की, देखो मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म ये है कि सबसे पहली बात तो पहला स्टेप देखो क्या होगा कि हमारे पास CH3C, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड CH है, लास्ट वाली रिएक्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे Hg+2 स्टेट में, HgSO4 लिया था ना, तो Hg+2 स्टेट में था। स्लो प्रोसेस है, कैटायन का ऐड होने क्या वाला है, ये जो ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम है इसका क्लाउड टूटेगा, एक पाई क्लाउड को तोड़ा जाएगा और पूरे पाई क्लाउड को दे दिया जाएगा Hg+2 को। ठीक, ये दे दिया गया Hg+2 को। अभी देखो ये बहुत स्लो प्रोसेस का मतलब क्या है कि ये अभी रिएक्शन हुई नहीं है पूरी तरह से, अभी बॉन्ड बना नहीं है पूरा, बन क्या रहा है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स C, डबल बॉन्ड C, यहाँ पे एक H है और एक अजीब सा अधूरा, बस कुछ ऐसा कि जुड़ने वाले हैं टाइप का बॉन्ड बन जाएगा Hg+2 के साथ। गौर से देखो मैंने Hg+2 अभी भी लिखा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिया जा रहा है, अभी तक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग नहीं हुई है। Hg इज पार्टली या पार्शली अटैच्ड टू कार्बन एटम्स, ठीक है ना। तो ये क्लाउड ऐसा कुछ बना दिया गया, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स क्यों, कठिन है भैया, बहुत कठिन है। कठिन का मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं, बेसिकली ऐसा है कि अभी तक ये यहाँ कोई बॉन्ड टूटा भी नहीं है, कोई बॉन्ड बना भी नहीं है, यानी कि हम कार्बन को ट्रिपल बॉन्ड स्टेज में भी नहीं बोल सकते, कार्बन को डबल बॉन्ड स्टेज में भी नहीं बोल सकते। इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिया जा रहा है, अभी तक शिफ्टिंग नहीं हुई है, ये कॉम्प्लेक्स है, इंटरमीडिएट स्टेज है। तो Hg अभी किसी भी एक कार्बन के साथ जुड़ सकता है। स्टेप 2 देखो क्या है, स्टेप 2 ये है कि ये CH3, बाद में ये C, डबल बॉन्ड C, इधर H, और यहाँ अभी अभी Hg2+ है। और अब ऐसा हो रहा है कि धीमे 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 जैसे जैसे समय बीता है, बहुत छोटे समय की बात है लेकिन फिर भी इस पे डेल्टा प्लस कैरेक्टर आने लग जाता है, क्योंकि इसी का क्लाउड छिना है। मान लो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि राइट वाले कार्बन ने इलेक्ट्रॉन छीनकर Hg को देने की कोशिश करी है, तो जैसे जैसे लेफ्ट वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूर होता जाएगा, इट विल बिकम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, डेल्टा प्लस कैरेक्टर आता चला जाएगा। और जैसे ही डेल्टा प्लस कैरेक्टर उस पर आता चला जाएगा, ये हमारा Hg जो है, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है जिनकी शिफ्टिंग हो रही थी, अभी तक इंटरमीडिएट स्टेज में है, शिफ्टिंग हो ही रही है अभी तक, वो खींचने की कोशिश करेगा, पूरा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेने की कोशिश करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन जब ले लेगा तो Hg2+ से Hg+ में कन्वर्ट हो जाएगा और H2O ले लिया गया। H2O में देखो तो O के पास 2 लोन पेयर है, इन 2 लोन पेयर से क्या होने वाला है, ये फास्ट रिएक्शन है, मैं बताता हूँ। ये 2 रिएक्शन देखो तो इसका एक लोन पेयर जो है ये पहुंच जाएगा इन महाशय के पास, ये पहुंच गया लोन पेयर। लोन पेयर पहुंचा तो क्या बना, गौर से देखो, ये लोन पेयर पहुंचा तो H2O जुड़ जाएगा सीधा सीधा उस कार्बन के साथ। तो जिस कार्बन पे H2O जुड़ रहा है, मैं बीच वाले इस कार्बन को सबसे पहले लिख रहा हूं, देखना ये कार्बन लिखा, इस कार्बन के बगल में मेरे पास डबल बॉन्डेड CH है, ठीक है, डबल बॉन्डेड CH है, और CH के साथ इस वाले कार्बन के साथ Hg जुड़ा हुआ था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले चुका है एक, तो ये क्या बन गया है बेटा, ये बन गया है प्लस Hg+, +2 से +1 में कन्वर्ट हो गया। ये जो CH3 जुड़ा हुआ है लेफ्ट साइड वाला, वो अभी भी जुड़ा रहेगा, तो ये जुड़ा हुआ है, मैंने इसको जोड़ रखा है, तो CH3 जोड़ दिया। अब इस कार्बन के साथ वाटर जुड़ा हुआ है, तो मैं वाटर का ऑक्सीजन क्योंकि ऐड हो रहा है तो मैं ऑक्सीजन लिख देता हूँ, और इस ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन ऐड हैं, तो मैं 2 हाइड्रोजन लिख देता हूँ, ये 2 हाइड्रोजन लिख दिए, कोई इशू नहीं, बिल्कुल कोई इशू नहीं, ये हो गया बेटा आपके साथ। अब गौर से देखो, क्योंकि हमारे ऑक्सीजन साहब ने एक अपना इलेक्ट्रॉन दिया है,
तो इनके ऊपर क्या हो गया बेटा, लोन पेयर देने की वजह से प्लस चार्ज आ गया। और ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस, तो वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, तो चार्ज ले लिया जाएगा वापस, ले लिया गया वापस, तो ये हाइड्रोजन निकल जाएगी। अब ये हाइड्रोजन निकल गई तो देखो क्या बनेगा हाइड्रोजन निकलने के बाद, थोड़ा सा इसको यहीं रखते हैं ताकि रिएक्शन आसानी से दिखाई जा सके, है ना। ये रिएक्शन होने के बाद जो हाइड्रोजन है वो निकल गई, यानी प्रोटॉन निकल गया, तो प्रोटॉन निकाल दीजिए, जो लास्ट कंपाउंड है वो बना दीजिए। कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, इसके साथ यहाँ पे लगा हुआ है Hg का प्लस, यहाँ लगा हुआ है हाइड्रोजन, इन भाई साहब के साथ लगे हुए हैं CH3 और इधर लगा हुआ है OH, एल्कोहल जोड़ दिया। अब ये H+ कहीं से निकल जाए तो बात बन जाए। स्टेप 2 देखो क्या है, ये जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आया है, इस फाइनल प्रोडक्ट से ही हम शुरुआत करते हैं। Hg+, H, ऊपर OH, नीचे CH3, ठीक है। अब इसकी चर्चा करो तो यहाँ पे दोबारा से एक H+ को लेके आओ, जो निकला है उसी को ले सकते हो, जो पानी से निकल रहा है उसको भी ले सकते हो। ये क्लाउड फिर से टूटेगा, जो एल्काइन में हुआ था वही एल्कीन में होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, टूटेगा तो ये रिएक्शन जो है, ठीक है ना, ये बॉन्ड टूटा, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब ये जो बॉन्ड टूटा है ये फिर से इसको टूटेगा, तोड़ करके इसको मिलेगा, मिलने के बाद क्या होगा, H+ चला गया, तो H+ चला जाने का मतलब क्या होगा, H+ चला जाने का मतलब कौन सा कार्बन इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मान लो कि राइट वाला दे रहा है। राइट वाला जब देगा तो ये OH है और ये CH3, लेफ्ट वाला क्यों नहीं देगा, लेफ्ट वाला इसलिए नहीं देगा क्योंकि OH जुड़ा हुआ है, तो वो अपना -I इफेक्ट दिखाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो यह बन गया सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड बनने के बाद बगल वाला कार्बन, इधर मेरे पास Hg+ है और एक हाइड्रोजन मेरे पास पहले से जुड़ा था, दूसरा हाइड्रोजन मैंने अब जोड़ लिया। क्यों जोड़ लिया इसलिए क्योंकि इसने क्लाउड को तोड़ के दिया है। तो जब पाई क्लाउड यहाँ का टूटेगा और ये तड़पता हुआ देखता रहेगा तो इसके ऊपर क्या होगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। अब ये आ गया प्लस चार्ज, अब क्योंकि ये आ गया है प्लस चार्ज तो प्रॉब्लम की बात है। अब इस प्लस चार्ज को कैसे ख़त्म किया जाए, तो ये कार्बन कहेगा देखो यार Hg तो बदतमीज़ आदमी है, मेटल है, हम सब तो भाई भाई हैं, एक काम करो इसका क्लाउड तोड़ के बीच में रख लो। तो इससे क्या होने वाला है, मेरा जो माइनस चार्ज है प्लस चार्ज है वो ख़त्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के आने से। Hg को निकालो यार, तो कैटलिस्ट है। यहाँ से क्या होने वाला है, यहाँ से Hg+2 बन के निकल जाएगा। Hg+2 बन के निकल जाएगा तो फिर क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन, यहाँ पे बन गया हमारे पास OH और यहाँ भी बन गया हमारे पास CH3। फिर वही कहानी कि डबल बॉन्ड और ये वो सब, जो जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड उसी कार्बन पे अल्कोहल। हम कई रिएक्शन से लगातार देख रहे हैं कि स्टेबल नहीं होता है तो क्या करेगा, फिर से वही टॉटोमेरिज्म करेगा, और टॉटोमेरिज्म करके ये जो हाइड्रोजन है वो निकालेगा मतलब क्या हुआ कि बगल वाले कार्बन को दे देगा, तो ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और बन जाएगा अपना बढ़िया सा कीटोन। गौर से देखो क्या हुआ कि CH3, फिर ये सिंगल बॉन्ड C, यहाँ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, बगल में CH3, ये हाइड्रोजन टूटेगा बगल वाले कार्बन पे जाएगा, इसको टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। टॉटोमेरिज्म हो गई, आखिरी प्रोडक्ट बन गया हमारे पास, बन गया प्रोपेनोन। दिस इज द टोटल मैकेनिज्म। अब देख रहे हो Hg+2 की क्या स्टोरी है। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि Hg+2 का जो रोल है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जिनकी मैकेनिज्म स्पेशली मैं बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, जिनकी मैं छोड़ रहा हूँ वो कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, लेकिन रिएक्शन याद रखनी है। तो ये हम लोग कर चुके हैं कहाँ तक, हम लोग कर चुके हैं हाइड्रेशन तक। अब हाइड्रेशन के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शंस हैं, साइनाइड से रिएक्शंस हैं, और भी कई सारी रिएक्शंस हैं जो हम करेंगे, जिसमें ऑक्सीडेशन वगैरह आ जाएंगी अब, लेकिन वो अगले लेक्चर में। फ़िलहाल के लिए इतना ही, और अगले लेक्चर का वेट करिए, कल मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ, तब तक इसको रिवाइज़ करिए। धन्यवाद।